मिर्ची के तीखे पकौड़े खाने वाली बहू। बता वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। बता तूने अपने पकौड़ों में क्या मिलाया था? शांत हो जाइए, हम लोग बैठ के बात करते हैं। हाँ बेटा, पहले हमें ठीक से बता क्या हुआ है, उसके बाद हम बात का कोई हल निकालेंगे। अरे तुम्हारी वजह से आज हमारा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम चाहती हो कि हम तुमसे आराम से बात करें। अरे ये तो हमारा बड़प्पन है कि हम अभी भी तुम्हें बोलने की मोहलत दे रहे हैं, लेकिन लगता है हमें अब कोई और तरीका ही आजमाना होगा। इतना कहकर माधवी ने जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। इस औरत की वजह से आज मेरा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है। पता नहीं इसने क्या खिला दिया मेरे बेटे को। अरे इसे तो ऐसा सबक सिखाया जाए कि ये फिर कभी ऐसा काम न करे। वाह श्रद्धा, हमने तो सोचा था कि तू अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार है, फिर तुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? अरे मुझे तो इन पर पहले से ही शक था। आज अगर इनकी ये हालत हुई है तो इसमें इनकी गलती है, और इतना गिरने के बाद भी इन्हें शर्म नहीं है। अरे गलती नहीं, ये तो इन सब की जानबूझकर की गई हरकतें हैं। ऐसे लोगों को किसी भी काम से सफल नहीं होना चाहिए। हमने इन्हें जरा सी मोहलत क्या दे दी, इन्होंने तो हमारी छाती पर ही नाचना शुरू कर दिया। आज इनकी वजह से हमारे मोहल्ले की भी बदनामी हुई है। इनकी भरपाई तो इन्हें करनी ही पड़ेगी। राजेश धर्मेश के ऐसा बोलने से सभी गांव वाले भड़क गए और सभी ने मिलकर श्रद्धा के पकौड़ों का ठेला तोड़ दिया, घर का सामान इधर उधर फेंक दिया और श्रद्धा के ठेले की हर चीज नाले में फेंक दी। वहीं श्रद्धा और उसका परिवार उन्हें लगातार माफी मांगते हुए रोक रहा था, लेकिन ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से उस बच्चे की तबीयत खराब हुई और उसके माता पिता ने श्रद्धा के घर का ये हाल बना दिया? जानने के लिए हमारे साथ चलिए कहानी में थोड़ा पीछे। हमारा रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा ऊपर चल रहा है। पता है, जब से श्रद्धा ने मुझे रेस्टोरेंट के मेन्यू में पकौड़े रखने का आइडिया दिया है, तब से सावन लगने के बाद लोग सिर्फ पकौड़े खाने ही आते हैं। भैया सिर्फ आइडिया ही नहीं बल्कि रेसिपी भी भाभी की ही है। आज बहू की बदौलत ही हमारे रेस्टोरेंट पर सबसे ज्यादा ग्राहक हैं। हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ। मैं तो खुद मानता हूँ कि ये सब श्रद्धा की वजह से ही हो पाया है। पूरा परिवार ऐसे ही बैठा हुआ बातें कर रहा था कि तभी माधव के पास रखा फोन बजने लगा। माधव कॉल रिसीव करके कमरे से बाहर बात करने आ गया, लेकिन जो बात उसे फोन पर पता चली उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मेरे सभी वर्कर्स बहुत ईमानदार हैं, वो कभी किसी चीज से बेईमानी नहीं करते। अरे खास तौर से खाने में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। माधव की इस तरह घबराई हुई आवाज को सुनकर उसके परिवार को चिंता होने लगी, लेकिन माधव बिना कुछ बताए ही रेस्टोरेंट पर चला गया। वहां जाकर उसके मैनेजर ने उसे सारी बात बताई। सर, आज जो रेस्टोरेंट में FSSAI वाले आए थे, उन्होंने हमारे खाने में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ पाए जो कि इस्तेमाल करने अलाउड नहीं है, इसलिए उन्होंने हाथों हाथ हमारे रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैनेजर सचिन, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों रखा हुआ है? हाँ, और आज तो मैंने तुम्हें खास तौर से बहुत ज्यादा ध्यान रखने के लिए बोला था, फिर ऐसा कैसे हो गया? सर, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये सब हो गया। सच कहूं तो मुझे तो इसमें किसी की चाल लगती है, किसी बड़े ही चालाकी से हमारे खाने में मिलावट की, जिसका नतीजा आज ये निकल कर आया है। माधव को मालूम था कि उसके रेस्टोरेंट के सबसे अच्छा चलने की वजह से बाकी रेस्टोरेंट के ओनर्स को उनसे दिक्कत होने लगी, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और आज बात उसके रेस्टोरेंट पर बनाई। अचानक माधव के रेस्टोरेंट की रेटिंग गिर गई और पूरी कोशिश करने के बाद भी वो अपने रेस्टोरेंट को दोबारा नहीं खोल पाया। हे भगवान, अभी ही तो हमारा काम थोड़ा अच्छा चलना शुरू हुआ था और इसी के जरिए हम अपना घर और गाड़ी का लोन चुकाने वाले थे। अब हम क्या करेंगे माधव जी? अभी हमसे हमारा कारोबार छीना था, अब हमसे हमारा सब कुछ छिन जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत बोल बेटा, हम पर कम मुसीबत नहीं आके पड़ी है। अगर ऐसा हो गया तो अच्छे खासे घर में बैठे लोग सड़क पर आ जाएंगे। माधव सही कह रहा है, हमें किसी भी परेशानी के लिए तैयार रहना होगा। हम इस तरह कमजोर बनकर नहीं बैठ सकते, चाहे हम सड़क पर ही क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते सरकार द्वारा पूरे परिवार से उनका घर, गाड़ी, संपत्ति सब कुछ छिन गई और वो सब अब बंजारों की तरह बेघर हो चुकी थी। इस पर माधव के एक अच्छे दोस्त ने रहने के लिए उन्हें एक छोटा सा घर दे दिया और सब ठीक होने पर उसका पैसा चुकाने की बात की। माधव इसके लिए राजी हो गया और अब पूरा परिवार अपने बड़े आलीशान घर से एक कमरे वाले छोटे घर में समय बिता रहा था। भगवान की महिमा भी अपरंपार है। कहीं वो किसी को रंक से राजा बना देता है तो किसी को राजा बनाकर भी उससे सब कुछ छीनकर उसकी हालत फिर से रंक जैसी कर देता है। हाँ माँ जी, हम फिर से उसी मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहाँ से हमने सारी शुरुआत की थी। पूरे 8 साल लग गए हमें अपने कारोबार को कामयाब बनाने में और 8 दिन में ही हमसे वो 8 सालों का बनाया सब कुछ छिन गया।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान कर बैठ जाएं। हमें फिर से मेहनत करनी होगी। लेकिन पिताजी, हम करेंगे क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें दोबारा उसी तरह काम ढूंढना होगा और फिर से उतनी ही मेहनत करनी होगी। लेकिन पिताजी, हमें इस सबसे ज्यादा उस इंसान का पता लगाना चाहिए जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत हुई है। अगर उस पर ध्यान दोगे तो और घाटे में चले जाओगे। अब वो हमारे हाथ नहीं लगने वाला। हम बहुत कुछ खो चुके हैं। अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए पहले हमें अपने ऊपर ही ध्यान देना होगा। अमरीश की बात सभी को समझ में आ रही थी, लेकिन इतनी जल्दी इस सब से उभर कर दूसरा काम करना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी घर चलाने के लिए माधव ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। माधव एक गांव का आदमी था जिसने मेहनत करके शहर में रेस्टोरेंट बनाया था, और उसकी अच्छी कमाई होते देख किसी दूसरे रेस्टोरेंट के मालिक को उससे जलन होने लगी, और माधव शहर के छल कपट से अनजान अपने कारोबार को संभाल नहीं पाया। अब उसे काम की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ रहा था। सर, क्या मुझे यहाँ जॉब मिल सकती है? अरे ऐसे कैसे जॉब मिल सकती है? हाँ, ये मेरा 5 स्टार होटल है। मुझे इसमें हर काम करने वाला पूरी तरह से क्वालिफाइड और टैलेंटेड चाहिए। सर, मैं रेस्टोरेंट का काम अच्छे से जानता हूँ। मेरा भी एक रेस्टोरेंट था, लेकिन अभी किसी वजह से वो बंद हो गया है, इसलिए मुझे काम की जरूरत पड़ रही है। अरे ऐसे कैसे रेस्टोरेंट बंद हो गया? कहीं तुम वो तो नहीं जिसके रेस्टोरेंट में FSSAI के द्वारा मिलावट पाई गई थी? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे आदमी को अपने रेस्टोरेंट में काम पर रख लूंगा? निकल जाओ यहाँ से। ओनर अभिषेक ने माधव को चिल्लाते हुए रेस्टोरेंट से बाहर कर दिया। अब हर जगह माधव के साथ यही सुलूक हो रहा था। पूरा दिन भटकने के बाद भी माधव को कहीं काम नहीं मिला और वो निराश होकर रात को घर लौट गया। बेटा, तुझे ऐसी किसी जगह पर इतनी जल्दी काम नहीं मिल पाएगा। अभी तुझे कुछ छोटा ही करना होगा, और वो मजदूरी भी हो सकती है। लेकिन पिताजी, मैं एक रेस्टोरेंट का ओनर होने के बाद मजदूरी कैसे कर सकता हूँ भला? बेटा, तू ओनर है नहीं, तू ओनर था। अब तू एक आदमी है जिसके घर में आज खाने के भी लाले हो रहे हैं। और बेटा, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हम सब मिलकर मजदूरी करेंगे और अपने हालातों को बेहतर बनाएंगे। अब इसी तरह परिवार के कहने पर माधव मजदूरी करने को ही राजी हो गया। सुनिए, आप जो भी करेंगे मैं भी उसमें आपका पूरा साथ दूंगी। नहीं श्रद्धा, मैं, तुम, माँ और पिताजी किसी से भी मजदूरी करवाना नहीं चाहता। माधव के घर में जो अभी जुड़े हुए पैसे थे वो उन्हीं से किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। वहीं माधव की बहन भूमि ने भी अपने ससुराल वालों को ये सब बताकर उनकी मदद करने को बोला। माधव को एक फैक्ट्री में काम मिल गया, जहां पर उसे बड़ी मेहनत से रात दिन मशीनों पर बैठकर काम करना पड़ता। वहीं कुछ दिन बाद उसकी बहन भूमि भी अपने घर आई। माँ, पिताजी, भाभी, कैसे हैं आप सब? हम सब बिल्कुल ठीक है। भूमि, आओ बैठो। इस बार तो तू काफी दिनों बाद आई है बेटा। मुझे माफ कर देना माँ, मैं ऐसे मुश्किल समय में आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आई। ऐसा क्यों बोल रही हो भूमि? तुमने हमारी पूरी मदद की है, अब ये सब मत सोचो। तुम अपने घर आई हो इसलिए तुम्हें खुश रहना चाहिए, इससे हमें भी खुशी मिलेगी। तू इस घर की बेटी है भूमि, तू ऐसा बिल्कुल भी मत सोच। श्रद्धा ने भूमि को पलंग पर बैठाला और उसके लिए पराठे बनाकर तैयार किए। ये लो भूमि, ये खाओ, गर्मा गर्म चाय पराठे। मुझे माफ कर देना, इस बार मैं तुम्हारे लिए पनीर के पकौड़े नहीं बना पाई। अगर हमारा हिसाब होता तो मैं तुम्हारे लिए भी पनीर के पकौड़े बनाकर तुम्हें खिलाती। कोई बात नहीं भाभी, मुझे आपके हाथ का बना सब कुछ अच्छा लगता है, और वो दिन भी वापस आएंगे जिसमें हम आपसे दोबारा अपने मनपसंद तीखे पनीर के पकौड़े बनवा कर खाएंगे। हाँ बेटा, वो दिन भी भगवान जी वापस लेकर आएंगे। इसके बाद चाय पराठे खाते हुए तीनों बातें करने लगी। वहीं माधव और अमरीश दोनों बाहर काम कर रहे थे। पिताजी, इतना भारी सामान क्यों उठा रहे हैं? आप ये सब मत करिए। मैं आपको इस तरह नहीं देख सकता। सच बताऊं तो मैं आपको यहाँ लाना भी नहीं चाहता था। अरे अब इस सबकी आदत डाल ले बेटा। अब तेरा बाप भी इसी तरह रोज तेरे साथ मजदूरी करेगा। अमरीश ने इतना कहा ही था कि तभी ऊपर पहुंचाई जा रही सीमेंट की बोरी के तख्ते की रस्सी टूट गई। ये देख माधव ने अमरीश का हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन इस चक्कर में उसका पैर फिसला और तख्ता बोरियों के साथ उसके दोनों पैरों पर आ गिरा। अरे माधव, अरे मदद करो, अरे कोई मदद करो। माधव और अमरीश की चिल्लाने की आवाज सुनकर मजदूरों ने उनके पैरों के ऊपर से सारी बोरियां और तख्ता उठाया और तेजी से हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पहुंचने पर पता चला कि माधव के दोनों पैर टूट चुके थे, इसलिए डॉक्टर ने उसे घर पर कई महीनों के लिए आराम करने के लिए बोल दिया और अब अमरीश के परिवार का एकमात्र सहारा मोहताज होकर बिस्तर पर पड़ गया था। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहते हैं। हम पर कम मुसीबतें आई थी जो मैं भी हर काम से लाचार होकर पड़ गया हूँ। इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा ही लेता, कम से कम मुझे ये सब तो नहीं देखना पड़ता।
चुप हो जाइए, क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। शुक्र है भगवान का कि इतनी भारी चीज फिर भी आपके पैरों पर ही आकर गिरी। भगवान ना करे अगर वही चीज सर पर आकर गिर जाती तो। श्रद्धा को इतना गुस्से मजाक देख माधव को अपने कहे पर पछतावा हुआ। वहीं घर में अब सभी का मन बिल्कुल टूटा फूटा था। वहीं उसकी बहन भूमि भी कोने में छुप छुप कर रो रही थी। अब तो सिर्फ मैं ही इस घर का सहारा बन सकती हूँ। पिताजी की भी उम्र किसी भी काम करने के हिसाब से काफी ज्यादा है। लेकिन बहू तू करेगी क्या? उसके लिए तो मुझे काम ढूंढना पड़ेगा। माँ जी, भाभी आप जो भी काम करेंगी मैं उसमें आपका सहारा बनूंगी। आप ऐसा कीजिए, आप किसी चीज का ठेला लगा लीजिए, सामान और ठेले के पैसे मैं दे दूंगी। नहीं भूमि, मैं इस तरह तुमसे पैसे नहीं ले सकती। भाभी ये घर मेरा भी है और मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपकी पूरी मदद करूं। तो फिर मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ? भूमि की इस बात पर श्रद्धा उससे पैसे लेने के लिए राजी हो गई, लेकिन अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज को ठेला लगाए। भाभी मेरे दिमाग में तो अभी सिर्फ एक ही चीज आ रही है और वो है आपके हाथों के पकौड़े। आपके पकौड़ों की वजह से ही तो भैया का रेस्टोरेंट भी चल पड़ा था। ऐसे में अगर आप अपने वही तीखे पकौड़े बेचेंगी तो सभी को वो काफी पसंद आएंगे। भूमि सही कह रही है बहू, तू अपने पकौड़ों का ही ठेला लगा ले। हाँ बहू, तेरे पकौड़े से बेहतर भला और क्या चीज हो सकती है। ठीक है, अगर आप सभी कहते हैं तो मैं पकौड़े ही बनाकर बेचूंगी। तुम्हारा शुक्रिया भूमि, अगर तुम मुझे ये नहीं बताती तो मैं कभी कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। इसके बाद भूमि ने श्रद्धा को पैसे दिए और अगले ही दिन से श्रद्धा ने अपने पकौड़ों का ठेला लगा दिया। लेकिन वो जहां भी अपना ठेला लगाती लोग वहीं से उसे भगा दिया करते। इसी तरह श्रद्धा इधर उधर अपने पकौड़े का ठेला लेकर घूम रही थी। अरे यहाँ तो कोई भी मुझे पकौड़े का ठेला नहीं लगाने दे रहा। अब मैं कहाँ जाकर ठेला लगाऊं? न बाजार में लगा सकती हूँ और न सड़क पे और ना ही गलियों में। श्रद्धा ठेला लेकर सिर्फ घूम रही थी और अभी तक उसका एक पकौड़ा भी नहीं बिका था। वहीं आसमान में काले बादल गहराने लगे और अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई। श्रद्धा जल्दी अपने ठेले को एक पेड़ के नीचे लेकर खड़ी हो गई। पता नहीं कब तक इन मुसीबतों का कहर हम पर बरसेगा। हम थक चुके हैं। भगवान अब बस सब कुछ ठीक कर दे। सड़क पर सन्नाटा छा गया था, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वहीं दो स्कूल से आते बच्चों की नजर श्रद्धा के ठेले पर पड़ी। अरे देखो, शायद वो आंटी कुछ बेच रही है। चलो बारिश में कुछ तला हुआ खाते हैं। हाँ चलो नित्या, मुझे काफी भूख लगी। आंटी शायद कुछ टेस्टी बनाकर बेच रही होंगी। दोनों बच्चे श्रद्धा के ठेले पर पहुंचे, जिन्हें देख श्रद्धा हैरान रह गई। अरे बच्चों, तुम इस तरह बारिश में क्यों भीग रहे हो? बीमार पड़ जाओगे। आंटी हम स्कूल से आ रहे थे और रास्ते में बारिश होने लगी। हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने बारिश के रुकने का इंतजार नहीं किया और घर को लौटने लगे। अच्छा, तो तुम दोनों को भूख लगी है। रुको, मैं अभी तुम्हें अपने बढ़िया तीखे पकौड़े बनाकर देती हूँ। इतना कहकर श्रद्धा ने दोनों बच्चों के लिए पकौड़े बनाने शुरू किए और कुछ ही देर में पकौड़े तलकर उसने बच्चों को उनकी एक एक प्लेट दे दी। अरे वाह आंटी, आपके पकौड़े तो लाजवाब है। सच कहूँ तो मैंने इतने अच्छे पकौड़े कभी नहीं खाए। हाँ सूरज, पकौड़े इतने अच्छे भी बनाए जाते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये सिर्फ तीखे ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। आंटी, आप हमारे स्कूल के पास ठेला क्यों नहीं लगा लेती? सभी बच्चों को आपके पकौड़े बहुत पसंद आएंगे। दोनों बच्चे जाते जाते श्रद्धा को उसका ठेला लगाने के लिए जगह बता गए। दिन गुजरे और अब श्रद्धा ने बच्चों के स्कूल के सामने ठेला लगाना शुरू कर दिया और दिन ढले श्रद्धा की काफी अच्छी कमाई हो गई। शाम को जब श्रद्धा अपने घर वापस लौट रही थी तभी एक बच्चा उसके ठेले पर आया। आंटी, मेरे लिए एक प्लेट पकौड़े बना दो ना। बेटा, अभी मेरा घर जाने का समय है, तुम कल आ जाना, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े बना दूंगी। नहीं नहीं, मुझे अभी बना कर दो, मुझे अभी पकौड़े खाने हैं। मम्मी मम्मी। अंशुल के ज्यादा जिद करने पर श्रद्धा ने उसे पकौड़े बनाकर दे दिए। अंशुल ने स्कूल के बाहर भी पकौड़े खाए थे और उसे पकौड़े इतने अच्छे लगे कि जब उसकी माँ माधवी फोन पर बात कर रही थी तब वो चुपके से उसके पर्स से पैसे ले आया और पूरे परिवार के लिए उसने श्रद्धा से काफी सारे पकौड़े खरीद लिए। माधवी सारा समय फोन पर बात करती रही और अंशुल ने चुपके सारे पकौड़े अकेले ही खा लिए। रात को सोने के बाद अंशुल के पेट में तेज दर्द उठने लगा, जिस पर उसकी माँ बाप उसे तुरंत अस्पताल लेकर चले गए। देखिए, आपके बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुई है। ये या तो ज्यादा खाने की वजह से हुआ है या फिर कुछ गलत खाने की वजह से हुआ है। माधवी और सौरभ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंशुल ने क्या खाया होगा। इस पर एक पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उसने अंशुल को श्रद्धा के पकौड़े खाते हुए देखा था। ये सुनकर सुबह होते ही माधवी और सौरभ तुरंत ही श्रद्धा के घर पहुंच गए और वहां जाकर हंगामा करने लगे। बता, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। बता, तूने अपने पकौड़ों में क्या मिलाया था? शांत हो जाइए, हम लोग बैठ के बात करते हैं। हाँ बेटा, पहले हमें ठीक से बता क्या हुआ है, उसके बाद हम बात का कोई हल निकालेंगे। अरे तुम्हारी वजह से आज हमारा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम चाहते हो कि हम तुमसे आराम से बात करें? अरे ये तो हमारा बड़प्पन है कि हम अभी भी तुम्हें बोलने की मोहलत दे रहे हैं, लेकिन लगता है हमें अब कोई और तरीका ही आजमाना होगा।
इतना कहकर माधवी ने जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। इस औरत की वजह से आज मेरा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा है। पता नहीं इसने क्या खिला दिया मेरे बेटे को। अरे इसे तो ऐसे सबक सिखाया जाए कि ये फिर कभी ऐसा काम न करे। वाह श्रद्धा, हमने तो सोचा था कि तू अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार है, फिर तुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? अरे मुझे तो इन पर पहले से ही शक था। आज अगर इनकी ये हालत हुई है तो इसमें इनकी ही गलती है। अरे इतना गिरने के बाद भी इन्हें शर्म नहीं है। अरे गलती नहीं है तो इन सब की जानबूझकर की गई हरकतें हैं। ऐसे लोगों को किसी भी काम में सफल नहीं होना चाहिए। हमने इन्हें जरा सी मोहलत क्या दे दी, इन्होंने तो हमारी छाती पर ही नाचना शुरू कर दिया। अरे आज इनकी वजह से हमारे मोहल्ले की भी बदनामी हुई है, इसकी भरपाई तो इन्हें करनी ही पड़ेगी। राजेश धर्मेश के ऐसा बोलने पर सभी गांव वाले भड़क गए और सभी ने मिलकर श्रद्धा के पकौड़े का ठेला तोड़ दिया, घर का सामान इधर उधर फेंक दिया और श्रद्धा के ठेले की हर चीज नाले में फेंक दी। वहीं श्रद्धा और उसका परिवार उन्हें लगातार माफी मांगते हुए रोक रहा था। वहीं सौरभ ने श्रद्धा के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी। वहीं पूछताछ करने पर श्रद्धा ने बताया कि अंशुल उससे बहुत सारे तीखे पकौड़े लेकर गया था। झूठ बोल रही है ये, इसने जानबूझकर मेरे बच्चे को इतने सारे पकौड़े दिए होंगे। मेरी आपके बच्चे से क्या कोई दुश्मनी है? शायद आपको ही अपने बच्चे का ख्याल रखना नहीं आता। इस पर पुलिस ने पूछताछ की और जिस पर पता चला कि अंशुल स्कूल में भी उसका सबका लंच छीनकर खा जाया करता था। वहीं उसके घर में भी पकौड़े की खाली थैली पड़ी हुई मिली, जिसके बाद उन्होंने अंशुल की कुछ हेल्थ रिपोर्ट्स चेक की, जिसमें उसका हेल्थ स्टेटस काफी टाइम से थोड़ा खराब चल रहा था। जिस पर पुलिस माता पिता को उनकी लापरवाही का एहसास कराते हुए वहीं पर सारी बात खत्म कर दी। शायद हमारी ही गलती है, हमने ही शायद अपने बच्चे को लेकर लापरवाही कर दी। देखिए आपका बच्चा बाहर क्या खा पी रहा है, आपको इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। और मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, आप माता पिता हैं, ऐसे में आप तो अपने बच्चे को लेकर परेशान होंगे ही। सच सामने आने पर माधवी और सौरभ शर्मिंदा होकर खड़े हुए थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, आज भगवान ने मुझे मेरी करनी का फल मुझे दे ही दिया। क्या मतलब? मैंने ही माधव जी के रेस्टोरेंट के खाने में मिलावट की थी। असल में आपके रेस्टोरेंट का खाना इतना अच्छा था कि मेरे कस्टमर्स भी आपके रेस्टोरेंट पर जाने लगे थे, जिससे कि मैं ईशा की चपेट में आ गया और मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन आप लोगों का स्वभाव देखकर मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मुझे माफ कर दीजिए। किसी को कोई अंदाजा नहीं था सौरभ ने उसके रेस्टोरेंट के खाने में मिलावट की होगी। सौरभ ने अपने मुंह से अपनी गलती मानी, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन माधव और श्रद्धा ने उस पर कोई FIR न करते हुए उसे जेल जाने से रोक लिया। कुछ ही दिनों में उन्हें उनका सब कुछ वापस मिल गया और अब सौरभ और माधवी उनकी जिंदगी भर का एहसानमंद बन चुके थे।